हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का लेक्चर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ विषय है समाजशास्त्र। हाल प्रश्न पत्र जून 2007 का लेकर के हैं आपके सामने, और इसके पहले जून 2006 और 5 वाले आपके डिस्कस हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप लेक्चर को देख सकते हैं। ये लेक्चर आपका ये फर्स्ट है इस लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और सभी लोग सबसे पहले क्लास को लाइक करें फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है? ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है अगस्त कॉम्ट, सी है इमानुएल दुर्खीम, डी है मैक्स वेबर। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया था? ये किया था आपका मैक्स वेबर ने। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर, एक प्राथमिक समूह से बना होता है। क्या बना होता है भाई, देखते हैं। ए है लघु इकाई, बी है विशाल जनसंख्या, सी है सुदूरवर्ती, और डी है औपचारिक सदस्यता। प्राथमिक समूह से बना क्या होता है? बिल्कुल प्राथमिक समूह की बात करें तो लघु इकाई बनी होती है। ये राइट आंसर है इसका। और इसको चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत किया था, प्राथमिक समूह की अवधारणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने अंतर समूह तथा बराह समूह की विस्तृत चर्चा की है? ए है आर के मार्टन, बी है सी एच कूले, सी है सी जी एस होम्स, और डी है आर के मुखर्जी। और इसका राइट आंसर की विस्तृत चर्चा की थी अंतर और बराह समूह की आर के मार्टन ने, लेकिन सबसे पहले इसको प्रयोग किया था अवधारणा का समनर साहब ने प्रयोग किया था, लेकिन मार्टन साहब ने जो है विस्तृत व्याख्या चर्चा की है, इसलिए आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है अगस्त कॉम्ट, सी है ऑस्टिटांड अरस्तु, और डी आपका इमानुएल दुर्खीम। मानव समाज में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशलॉजी पद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल किया था सर्वप्रथम अगस्त कॉम्ट ने। ये इज द राइट है। ये फादर ऑफ सोशलॉजी हैं। 1838 में समाजशास्त्र का उन्होंने विकास किया था, और ये प्रत्यक्षवादी भी हैं अगस्त कॉम्ट। इनके गुरु हैं सेंट साइमन। बहुत से प्रश्न डिस्कस हो चुके हैं एक ही प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का तत्व एक तत्व नहीं है? ए है हम भावना, बी है अधिक्षेत्र, और सी आपका सांस्कृतिक विविधता, और डी है आत्मनिर्भरता। कौन सा सो है जो है समुदाय का एक तत्व नहीं है? प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी सांस्कृतिक विविधता। ये है समुदाय का तत्व नहीं होता है। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर आ गया आपके सामने। पूछा है, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा संगठित समूह को क्या कहते हैं? ए है समाज, बी है संघ, सी है संस्था, और डी है समुदाय। अगर हम कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देखें, ऐसे किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का जो संगठन होता है उसे समिति कहा जाता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा आपका संघ। जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो समिति वहीं समाप्त कर दी जाती है किसी लक्ष्य के लिए। और इसको मैकहाइबर एवं पेजने के अनुसार नवीन समाजों में विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं उसे समिति कहलाते हैं। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक समाज संस्था के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ए है जाति को, बी है वर्ग को, सी है परिवार को, डी है जनजाति को। सार्वभौम समाज की संस्था के रूप में किसको जाना जाता है? प्रश्न नंबर 7, ये जाना जाता है परिवार को। सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए ये देखें, पीटर मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिस्टिक्स में परिवार को एक सार्वभौम सामाजिक संस्था कहा था इन्होंने। और आगे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से डॉट डॉट डॉट, यहाँ गैप स्थान है, चिन्ह स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण पहला है प्रतिसंस्कृति, दूसरा है पर संस्कृति, तीसरा है उप संस्कृति, और चौथा आपका प्रभुत्व संस्कृति। निम्न संस्कृति वर्ग गैप स्थान पर क्या आएगा? बिल्कुल आएगा इसका उप संस्कृति। निम्न संस्कृति वर्ग उप संस्कृति का ही एक उदाहरण होता है। और चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, डॉट डॉट डॉट, जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण क्या है? ए है समानता, बी है पदानुक्रम, सी है सामाजिक परिस्थिति, और डी है खुलापन। और प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा पदानुक्रम। पदानुक्रम जाति व्यवस्था, जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण होता है, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
इसकी बात करें, इसको G.H. हट्टन के अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत एक समाज कई कई स्वकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः अलग इकाइयों जातियों में बटा होता है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है। आर के मार्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह के आधार पर निर्मित करता है। ए है सापेक्षित समानता, बी है सापेक्षित कठिनाइयाँ और सी है सापेक्षित सहचर और डी है सापेक्षित बचना। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, स्क्रीन पर है प्रश्न और इसका राइट आंसर बताएं क्या है। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा सापेक्षित बचना, डी इज़ द राइट आंसर इसका। और इसको सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो हाइमैन ने 1942 में किया था। इनकी एक लेख है साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया था इन्होंने। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर। रोल सेट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, रोल सेट की अवधारणा। ए है टॉलकट पार्सन, बी है आर के मार्टिन, सी है मैक्स वेबर और डी है आपका AR रैटक्लिफ ब्राउन। रोल सेट की अवधारणा किसने दी थी भाई, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। राइट आंसर है रोल सेट, प्रश्न नंबर 11 बिल्कुल राइट आंसर है। आर के मार्टिन साहब ने दिया था रोल सेट की अवधारणा का प्रयोग। और भूमिका पूंजी के बारे में बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है 12, ह्यूमन सोसाइटी का लेखक निम्न में से कौन है। ए है टी पार्सन, बी है आपका आर के मार्टिन, सी है किंग्सले डेविस और डी है मैकाइवर। ह्यूमन सोसाइटी बहुत ही फेमस पुस्तक है, ह्यूमन सोसाइटी की पुस्तक के लेखक है किंग्सले डेविस, सी इज द राइट आंसर। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर आपके सामने। सामाजिक मानदंड कौन निर्धारित करता है। ये देखिए सामाजिक मानदंड होता है और कौन निर्धारित करता है। ए है राज्य, बी है धर्म, सी है समाज और डी आपका विशिष्ट जन वर्ग। तो ये सामाजिक मानदंड आपका समाज निर्धारित करता है, क्या क्या सही क्या गलत है। और इसी के साथ आगे प्रश्न 14, समाजशास्त्र की भाषा में मूल्य वैल्यू को संदर्भित करता है। ए है आचरण का मानदंड, बी है सामाजिक निष्पादन और सी आपका सुसंस्कृति व्यक्ति के गुण और डी आपका आदर्श। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर है आपके सामने और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आचरण का मानदंड ही समाजशास्त्र की भाषा को मूल वैल्यू को संदर्भित करता है। और चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, एक पुरुष की 2 या अधिक स्त्रियों से विवाह को क्या कहते हैं। ए है बहुपत्नी विवाह, बी है एक विवाह, सी है बहुपति विवाह और डी है पैतृक बहुपति विवाह। अगर एक पुरुष है और एक से अधिक स्त्रियाँ हैं तो उस विवाह को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 बिल्कुल बहुपत्नी विवाह कहा जाएगा। और अगर एक स्त्री होती और कई पुरुष होते तो बहुपत्नी विवाह हो जाता आपका। अभी तो राइट आंसर यही है। और चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, इनमें से किसमें बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। ए है पालियान, बी है संथाल, डी है टोडा जनजाति और जी है जाट। कौन सी जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है। और आगे देखते हैं हम, ये दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करते हैं टोडा जनजाति। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। सामाजिक श्रेणीकरण के मानदंड हैं। पहला है शक्ति प्रतिष्ठा, दूसरा है प्रतिष्ठा पद, तीसरा है शक्ति पद और चौथा है शक्ति पद प्रतिष्ठा। अब ये देख केवल में ए में केवल 1 सही है, बी में 1 और 2 3 सही हैं और सी में आपका 3 और 1 सही है और डी में केवल 4 सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है। प्रश्न नंबर 17 इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का डी, केवल 4 सही है आपका शक्ति पद प्रतिष्ठा। तीनों राइट आंसर है आपके। और चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, ये सूची दी है अधिनियम फर्स्ट और सेकंड सूची, इधर अधिनियम दिया है और उधर वर्ष दिया है। कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ था। पहला है घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 2006 में। तो ये आपका एक आ जाएगा सीधा सीधा 3 में। ठीक है। और बी में है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1954 में लागू हुआ था। बी का आपका ए जाएगा। और शारदा एक्ट, सभी लोग जानते हैं शारदा एक्ट कब पारित हुआ था। शारदा एक्ट हुआ था 1929 में। सी का आपका जाएगा 5 में। और दहेज निरोधक अधिनियम ये जाएगा 1961 में। ये देखिए, तो आपका ये चौथा ये 1929 में, ये इसमें से कोई करेक्ट नहीं है। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए इज़ द राइट आंसर है। आप मिलान देखते हैं, ये देखिए सही सुमेलित दिया हुआ है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रत्याशा सामाजिकरण डॉट 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 को जन्म देता है। ए है संघर्ष को, बी है व्यक्तित्व का विघटन, सी है मानदंडहीनता और डी है ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता।
पश्चिम प्रत्याशित समाजीकरण किसको जन्म देता है? प्रत्याशित समाजीकरण देता है उर्गामी सामाजिक गतिशीलता को जन्म देता है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन पर। जाति के प्रति सामाजिक स्तरीकरण के बेबेरियर मॉडल का उपयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए है एम.एन. श्रीनिवास, बी है एस.सी. दुबे, सी है जी.एस. गुरी और डी है आंद्रे बेते। जाति प्रथा का सामाजिक स्तरीकरण बेबेरियन मॉडल दिया था। ये दिया था आपका बेबेरियन मॉडल किसने दिया था? प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। बिल्कुल ये दिया था आपका आंद्रे बेते ने। डी इज़ द राइट आंसर इसका, डी। और आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं 21। ब्लूमर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक कृति नहीं है? ए है विवाह, बी है डायरी लिखना और सी आपका पारिवारिक रात्रिभोज और डी है शैक्षणिक पर्यटन। ब्लूमर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक कृत नहीं है? तो इसका आंसर सीधे सीधे डायरी नहीं है, क्योंकि ये शोध पे आता है, डायरी लेखन इसमें नहीं आएगा। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र में मैक्स वेबर का योगदान है? ए है धर्म के क्रम विकास का सिद्धांत, बी है सामाजिक रूपांतरण में वैल्यू की भूमिका और सी है संघर्ष का सामाजिक कार्य तथा कारणवाद और डी आपका मानव व्यवहार को संवारने में अनुमानसिकता की भूमिका। कौन समाजशास्त्र मैक्स वेबर के योगदान का है? प्रश्न नंबर 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक स्वरूपात्मक में मूल्यों की भूमिका, बी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने प्रोटेस्ट नैतिकता में यूरोप के पूंजीवादी का कारण माना था इसके लिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 22। हेडरनफोर्ड के लिए वर्ग संघर्ष ... से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर पहले से ही आप देख रहे होंगे अंतर्विवाह समन्वयी संघों, सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर 24। आर के मार्टिन के अनुसार दुष्क्रिया का अर्थ क्या होता है? आर के मार्टिन के अनुसार दुष्क्रिया का क्या अर्थ होता है? ए है किसी गतिविधि की अनुपयोगी नतीजे, बी है किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे, सी है किसी गतिविधि के अनेक नतीजे और डी है आपका किसी गतिविधि के अप्रासंगिक नतीजे। आर के मार्टिन का प्रश्न आपका 24, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, इस बार एनटीए जरूर पूछेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे से, बी इज़ द राइट आंसर। इसको 20वीं शताब्दी में अमेरिका में समाजशास्त्र में आर के मार्टिन की गणना अग्रणी समाजशास्त्रों में की जाती है। और प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। अवधारणा और लेखक दिया हुआ है, ये देखिए पहले से ही मिलान दिया हुआ। चलिए फिर से देखते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये देखिए आपका कार्ल मार्क्स का है। सामाजिक तत्व किसने दिया था? दुर्खिम ने दिया था, ठीक है। तर्क संगतता सभी लोग जानते हैं पेरेटो का है। आदर्श कोटि वेबर साहब हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सही मिलान। सुमिलित ये दिया हुआ सही। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नोटबुक लेकर के जरूर बैठा करें जब भी क्लास हो। प्रश्न नंबर 26। दुर्खिम का प्रतिपादन स्पष्ट ... के साथ 19वीं सदी में बौद्धिक तत्कालीन से प्रारंभ होता है। ए है निर्जाति विज्ञान, बी है जीव विज्ञान, सी है मनोविज्ञान और डी है आदर्श विज्ञान। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आदर्श शास्त्र, डी इज़ द राइट आंसर, आदर्श शास्त्र। और चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। नीचे दिए गए व्यक्तियों के आलोक में दिए गए कूट का सही मिलान करना में। ये है शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि शिक्षा एक प्रच्छन्न कार्यसूची में अभिलक्षित है। बी है दूसरा आपका शिक्षा में संघर्ष समाज में शिक्षा की भूमिका को अनुमोदित नहीं करता है। सी है शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत व्यक्ति के केवल शैक्षिक योगदान की अपेक्षा करता है। और चौथा आपका शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत समकारी के रूप में शिक्षा को पूर्णतः अस्वीकार करता है। ये देखिए ए में केवल ए सही है, बी में केवल 2 और 3 सही है, सी में केवल 4 सही है और डी में केवल 1, 2 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 27। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केवल आपका 1 सही है। शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत की यह प्रतिपादित करता है कि शिक्षा एक प्रच्छन्न कार्यसूची में अभिलक्षित है। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। इधर अवधारणा और आपके इधर विद्वान दिए हुए हैं। और टोटकावाद की बात करें तो ए में आपका जाएगा, चलिए मिलान देखते हैं। टोटकावाद जाएगा दुर्खिम, एक का आपका 4 जाएगा। और तार्किक क्रिया सभी लोग जानते हैं पेरेटो साहब की है, तो बी का आपका 3 जाएगा। और संघर्ष का संगठनात्मक स्त्रीकरण कॉलिंग्स का है, तो सी का आपका
बी दूसरा जाएगा। और डी में है आपका अनिवार्य समन्वित संघ, तो सभी लोग जाते हैं हेडरनफोर्ड का है ये जगह। तो इसका अभी राइट आंसर जो है कन्फर्म नहीं हुआ है और आयोग ने अभी कन्फर्म नहीं दिया है, आप देख लीजिए मिलान देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है राइट आंसर इसकी ये है। ठीक है, अभी ये लिखा है क्योंकि कन्फर्म नहीं है ये प्रश्न, तो स्व नहीं बता सकते। अगर आपको पता तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 29 जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में कहा जाता है। ए है टोटकावाद, बी है जीववाद और सी आपका साम्यवाद और डी है समाजवाद। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टोटमवाद आएगा ना। समाजशास्त्री बोलचाल में टोटमवाद कहा जाता है, धर्म को मानता है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। नीचे दिए गए व्यक्तियों में विचार करो, सही व्यक्ति को चुनें। ये पहला है सारे अंतरक्रियावादी सिद्धांत G.H. मीर द्वारा दिए गए सैद्धांतिक विश्लेषण से कर्षक है। और बी में दूसरा आपका अंतरक्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घाटित करता है। और तीसरा आपका एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के रूप में बारे में कोई संतुष्टि विवाद नहीं है। ए में केवल ए सही है, बी में केवल दूसरा सही है और सी में केवल दूसरा और तीसरा सही है, डी में तीनों सही है, ए बी और 3। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर है ए बी और 3 तीनों राइट आंसर है आपके, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर। टॉलकट पार्सन ने सामाजिक प्रणाली की प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया था? ए है लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, अनुकूलन, पैटर्न कायम रखना और बी में है अनुकूलन, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्ति। सी में अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना और डी में आपका एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन। टॉलकट पार्सन का सही क्रम की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले इनका अनुक्रम बताया था, फिर लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, उसके बाद आएगा फोर्थ में पैटर्न कायम रखना। और इनको अग्रणी दिग्गज सिद्धांतकारों में आधुनिक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 32 निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्त पद के रूप में तर्क दिया था? ए है लेवी स्ट्रॉक्स, बी है आर रैडक्लिफ ब्राउन और सी है नाडेल और आपका डी है इमाल दुर्खीम। प्रश्न नंबर 32 और इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का रैडक्लिफ ब्राउन भी इज द राइट आंसर है इसका। और हम आगे बढ़ते हैं 33 अभिकथन और तर्क दिया हुआ। अभिकथन कह रहा है ये वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका समाज सक्रियताशील नहीं था और तर्क कह रहा है युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। ए में ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही कारण है और बी है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है, डी है आर गलत है, ए गलत है मगर आर सही है। प्रश्न नंबर 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है, आपका जो अभिकथन है वह गलत है बिल्कुल, लेकिन तर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसलिए राइट आंसर डी जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं, स्क्रीन पर आ गया है। मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्री पर महत्वपूर्ण प्रभाव था? ए है सामाजिक कृत के तात्विक मिशन के लिए, दूसरा है सामाजिक संरचना के विश्लेषण की रणनीति के लिए और तीसरा आपका 4 सार्वभौमिक प्रकारात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चौथा है सामाजिक कृत की रचना को संशोधित करने के लिए। ए में है 1 और 2 सही हैं, बी में 2 और 3 सही हैं, सी में 3 और 4 सही है, डी में 1 और 4 सही हैं। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी राइट आंसर है, पहला और आपका चौथा 2 आंसर राइट हैं। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 स्क्रीन पर आपके सामने। लुइस कोजा निम्नलिखित में से किसका लेखक है? ए है आउट ऑफ यूटोपिया, बी है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सी है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट और डी है द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो लुइस कोजर की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है सी द कंजक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये चलिए ये पुस्तक इनकी बात करें, ये देखिए ये लुइस कोजर प्रकारवादी संघर्षवादी थे। इन्होंने अपनी कृति द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है इनकी पुस्तक। और आगे देखते हैं 36 आपके सामने प्रश्न आ रहा है, ये देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है और इधर आपके वो लेखक दिए हुए हैं, ये देखिए कूट लेखन इधर दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक कृत, तो सामाजिक कृत आपका पेरेटो जाएगा, ये पेरेटो साहब ने दिया था, ए का आपका 3 जाएगा।
श्रम विभाजन का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं, इमाल दुर्खिमजा का। तो बी का आपका एक इधर है, बी का दूसरा राइट आंसर होगा। प्रकारवादी सभी लोग जानते हैं, प्रकारवादी कौन थे भाई? प्रकारवादी थे मैलिनोवस्की। तो सी का आपका ए जाएगा पहले में। और प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद ये जी एच मीड का है, ये जाएगा डी का चौथा है। तो ये आपका मॉर्गन मीड ये नहीं है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए मिलान सही मिलान देखते हैं। सुमिलित ये दिया हुआ सही, चाहे तो हम नोट कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संरचनात्मक विश्लेषण युक्तियुक्त रूप में डॉट 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 से आगे बढ़ता है। ये पहला है, समाज की उत्तराजीविका के लिए एक आवश्यक शर्त इसके अंशों का न्यूनतम एकीकरण है। दूसरा है, कार्यपद उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो आवश्यक एकीकरण को कायम रखती हैं। तीसरा है, प्रत्येक समाज में संरचनात्मक लक्षणों को आवश्यक दृढ़ीकरण कायम रखने में योगदानकर्ता के रूप में दर्शाया जाता है। और ए में है केवल ए सही है, बी में है केवल दूसरा सही है, और सी में केवल 3 सही है, और डी में है सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों एक राइट आंसर हैं आपके रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संरचनात्मक विश्लेषण। और हम आगे बढ़ते हैं। 38 पूछ रहा है, सामाजिक परिवर्तन के उत्थान एवं पतन सिद्धांत को अन्य प्रकार से के रूप में जाना जाता है। ए है म्यूलर सिद्धांत, बी है रेखीय सिद्धांत, सी है चक्रीय सिद्धांत, और डी है क्रम विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के उत्थान और पतन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रम विकासवादी सिद्धांत के रूप में। डी इज़ द राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा, मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया था? ए है रैडक्लिफ ब्राउन, बी है टॉलकट पार्सन, सी है लेवी स्टॉक्स, और डी है मार्डाक। उसका करेक्ट आंसर की बात है, मूर्त सामाजिक संरचनात्मक रूप में प्रयोग किया था 39, ये किया था आपका रैडक्लिफ ब्राउन ने। ए इज़ द राइट आंसर, रैडक्लिफ ब्राउन साहब सही है। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, एक परिवार में पिता मोची थे, उसके शहर में एक प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते थे। तब उसका पुत्र एक उद्देश्यपूर्ण कॉरपोरेशन में एक इंजीनियर होता है। यह किसका उदाहरण है? ये है सांस्कृतिक गतिशीलता, बी है अंतरपीढ़ी गतिशीलता, और सी है क्षैतिज गतिशीलता, और डी है अंतपीढ़ी परक गतिशीलता। एक पिता किसी मोची थे, उसके शहर में जाकर के एक प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाते थे, उसका पुत्र एक इंजीनियर बन जाता है कॉरपोरेशन। तो इस किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, अंतरपीढ़ी परक गतिशीलता। डी इज़ द राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न 41, किसी क्षेत्र में एक सामाजिक सिद्धांत की जांच में संलग्न शोध को कहते हैं। ए निगमनात्मक शोध, बी है आगमनात्मक शोध, और सी है सैद्धांतिक शोध, और डी है परिकल्पना की जांच। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, परिकल्पना की जांच। किसी क्षेत्र में सामाजिक सिद्धांत की जांच करने के लिए हमें परिकल्पना की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है 42, प्रति 1000 मृत्यु संख्या को कहते हैं। ये है नाममात्रिक चर, और ये क्रमसूचक चर, और सी है मध्यांतर चर, और डी है अनुपात चर। तो इसका 42 का प्रति 1000 मृत्यु संख्या को कहते हैं आप, डी राइट आंसर होगा, अनुपात चर कहते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। और चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 स्क्रीन पर आपके सामने, प्राकल्पना को बेहतर ढंग से के रूप में समझा जा सकता है। पहला है सिद्धांत से असंबद्ध, दूसरा है सिद्धांत से असंबद्ध, और तीसरा आपका एक शोध समस्या का अस्थायी उत्तर। ए में केवल ए सही है, बी में केवल दूसरा सही है, सी में केवल 1 2 3 सही है, डी में केवल दूसरा और तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, दूसरा और तीसरा सही है। एक संबंध और एक शोध समस्या का अस्थायी उत्तर, एक सिद्धांत असंबद्ध, ये नहीं है। दूसरा तीसरा आपका राइट आंसर, इससे डी राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। 44 नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, किसी सहसंबंध के परिगणित मूल्य में 0.1 के बराबर होना क्या इंगित करता है? ये है सहचर्या नहीं होता, बी है बीच का सहसंबंध, सी है नकारात्मक सहसंबंध, और डी है निम्न सहसंबंध। प्रश्न नंबर 44, परिणति गणित का मूल्य 0.1 के बराबर होना क्या इंगित करता है? तो ये इसकी बात करें 44 की, ये आपको इंगित करता है 44 डी को, निम्न सहसंबंध। डी इज़ द राइट आंसर इसका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, किसी शोध गतिविधि में आंकड़ों के संलग्न विश्लेषण तथा व्याख्या योजना को क्या कहते हैं? ये
मूल्यांकन परत रूपरेखा, बी है निदानात्मक रूपरेखा, सी है अन्वेषणात्मक रूपरेखा, डी है विवरणात्मक रूपरेखा। और 45 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ विवरणात्मक रूपरेखा कहते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46 पर चलते हैं। ये देखिए आपका 46 है, इधर वर्ग माध्यम दिया है और आवृत्ति दी हुई है, ये देखिए। चलिए आवृत्ति का परिलक्षित मूल्य नीचे दिया गया है, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। 4, 8, 2, 8, 12, 4 और 16, 12, 16, 10, ये सही देख लेना। और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आपका 19.0, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे, चलिए इसका क्रम देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा अगर इसको समझाएंगे तो बेटर होगा कि आप एक बार अपनी निगाहों से देख लें अच्छे से और मस्तिष्क में उतार लें, ठीक है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। 47 है, एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक जिसे संयोगिक प्रतिचयन का एक रूप माना जाता है को कहते हैं। ये है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, बी है सनेबॉल प्रतिचयन, और सी आपका कोटा प्रतिचयन, डी है क्लस्टर्टन प्रतिचयन। एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन करता तकनीक जिसे संयोजन प्रतिचयन के रूप में माना जाता है, क्या उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 47 है, उसे कहते हैं आप कोटा प्रतिचयन, सी द राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, 48 स्क्रीन पर आ गया प्रश्न आपके सामने। पूछा पुस्तकें, पत्रकारों, वेब पेज, कर्तव्यों, समाचार पत्रों, लोकगीत, भाषण, ये सब विधि अन्य योगदान में लेखबद्ध मानव संप्रेषण के अध्ययन को कहते हैं। ये है ऐतिहासिक विश्लेषण, बी है अंतर विषयक विश्लेषण, और सी है सांख्यिकी विश्लेषण, डी है तुलनात्मक विश्लेषण। इसको क्या कहते हैं? पुस्तकें, वेब, ब्राउज़र, पत्र पत्रिका, समाचार, भाषण। 48 इसको कहते हैं आप ऐतिहासिक हैं, ये ऐतिहासिक विश्लेषण है। और आगे बढ़ते हैं, 49 आपके सामने प्रश्न है स्क्रीन पर। लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दे से संबंधित उपागम को क्या कहते हैं? ये है माइक्रो अध्ययन, बी है मैक्रो अध्ययन, सी है पैनल अध्ययन, और डी है केस स्टडी। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए माइक्रो अध्ययन, ए इज़ द राइट आंसर। और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है 50। नियंत्रित स्थिति में प्रचालित शोध को क्या कहते हैं? ए है सर्वेक्षण शोध, बी है प्रयोगात्मक शोध, सी है मूल्यांकन शोध, डी है विवरणात्मक शोध। तो राइट आंसर 50 का हो जाएगा आपका बी, प्रयोगात्मक शोध कहते हैं। और ये देखिए सही। और आई होप इसी के साथ आपका जो जून का 2007 का पेपर था यूजीसी नेट वाला, ये हमने पूरा डिस्कस करा चुके हैं। और भी इसके लेक्चर पड़े हुए हैं 2005 और 6 के पेपर जो डिस्कस कराए हैं, और भी आगे हम कराते जाएंगे। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमसे जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।